ये है कक्षा एकादश की। आज की इस कक्षा में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज का अपना टॉपिक कि आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और वो किस किस तरह से आयनन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है, पॉइंट है हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखो इसमें हम क्या पढ़ते हैं भाई, हम कहेंगे कि संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला कुल नाभिकीय आकर्षण ही क्या, संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर जितने भी सबसे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हैं उन सब पर लगने वाला कुल नाभिकीय आकर्षण बल ही नाभिकीय आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिकीय आवेश कहलाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा, संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक के उतने ही अधिक आकर्षण बल से बंधे होंगे। क्या? उतने ही अधिक आकर्षण बल से बंधे होंगे तथा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ही अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्लियर होगी बात? उतनी ही अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होगी जितना प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा। क्लियर होगी बात? अब आगे आता है परमाणु का आकार। हम कहते हैं साइज ऑफ एटम। क्या जी? साइज ऑफ एटम क्या कहेंगे इसे हम? देखो ध्यान से, परमाणु का आकार जितना बड़ा होता है संयोजी कक्षा नाभिक से उतनी ही दूर होती है। क्या? संयोजी कक्षा नाभिक से उतनी ही दूर होती है। अतः संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना ही कम होता है। उतना ही क्या होता है? कम होता है, जिससे आयनन ऊर्जा भी कम होती है। देखो ध्यान से सुनो, परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा, ठीक है, संयोजी कक्षा नाभिक से उतनी ज्यादा दूर होगी। अतः संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान उतना ही कम होगा। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा तो आयनन ऊर्जा भी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात? दूसरा पॉइंट आता है संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण किया गया उपकोष। क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण किया गया उपकोष। भाई सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में है, ये भी प्रभावित करता है किसको? आयनन ऊर्जा को। देखिए, एक ही कोष के विभिन्न उपकोषों से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का क्रम निम्न प्रकार होता है। अगर एस उपकोष है, कौन सा? एस उपकोष है, और एस उपकोष आपको पता है वो नाभिक के सबसे ज्यादा निकट होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो वो तो सबसे ज्यादा पावर से बंधा हुआ है, ठीक है ना, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर पी उपकोष में उससे कम, डी उपकोष में उससे कम, और एफ उपकोष में सबसे ही कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात? अब आगे चलते हैं। कारण में क्या कहेंगे? परमाणु के किसी कोष में एस उपकोष नाभिक के अधिक निकट होता है। भाई परमाणु के किसी कोष में एस उपकोष नाभिक के क्या होता है? अधिक निकट होता है। इसलिए एस उपकोष में उपस्थित क्या? एस उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जो एस उपकोष में उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन में नाभिक की ओर अधिक बल से आकर्षित होते हैं। ठीक है, और बात करते हैं पी, डी और एफ की। नाभिक से अपेक्षाकृत दूर होते जा रहे हैं। पी उससे दूर होगा, डी उससे दूर होगा, एफ सबसे ही दूर होगा, और इन उपकोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा अपेक्षाकृत कम बल से आकर्षित किए जाते हैं। इसलिए इन उपकोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को परमाणु से बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। काहे की आवश्यकता होती है भाई? कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उदाहरण में क्या कहेंगे? नंबर 1, बीई की प्रथम आयनन ऊर्जा, जिसको हम IE1 कहते हैं, ठीक है। बी मतलब बेरिलियम की जो प्रथम आयनन ऊर्जा है वो बोरोन की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होती है। क्यों होती है? वो कारण है उसका। कारण देखो क्या है। बोरोन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद प्लस चार्ज आ जाएगा। आयन के बनने में इलेक्ट्रॉन 2p उपकोष से निकलता है, जबकि Be पॉजिटिव 2 आयन के बनने में इलेक्ट्रॉन 2s उपकोष से निकलता है। तो 2s में तो कठिनता से निकलेगा,
क्योंकि एस उपकोष नजदीक होता है किसके, नाभिक के। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए Be की जो प्रथम आयनन ऊर्जा का मान है वो ज्यादा है किसकी कंपैरिजन में, बोरोन के। इसी प्रकार Mg की प्रथम आयनन ऊर्जा, जिसको हम क्या कहते हैं कि एल्यूमिनियम की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होती है। कारण क्या है, कारण फिर वही है कि एल्यूमिनियम की आयनन या एल्यूमिनियम आयन बनने के लिए 3p उपकोष से इलेक्ट्रॉन पृथक होंगे, यानी कि एल्यूमिनियम प्लस आयन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो कहां से निकलेंगे, 3p उपकोष से। जबकि Mg पॉजिटिव आयन बनने के लिए 3s उपकोष से इलेक्ट्रॉन पृथक होता है। तो 3s ऑर्बिटल नजदीक है नाभिक के, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है किसकी अपेक्षा, Al के 3p की अपेक्षा। समझ में आई बात। इसलिए Mg की जो प्रथम आयनन ऊर्जा का मान है वो ज्यादा होता है। अब हम आगे चलते हैं। पूर्ण या अर्धपूर्ण भरे उपकोष, पूर्ण या अर्धपूर्ण भरे हुए उपकोष, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहेंगे, पूर्ण या आधे भरे हुए उपकोष अपूर्ण उपकोषों की अपेक्षा अस्थायी होते हैं। भाई पूर्ण या आधे भरे हुए उपकोष अपूर्ण उपकोषों की अपेक्षा अधिक अस्थायी होते हैं। अस्थायी उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः ऐसे परमाणुओं के लिए आयनन ऊर्जा का मान भी अधिक होता है। क्लियर होगी बात। फॉर एग्जाम्पल देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा है IE1 के मान, पढ़ते नहीं। ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा के मान से अधिक होती है। कारण बताएंगे। नाइट्रोजन का जो प्रथम आयनन ऊर्जा का मान है वो ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा के मान से ज्यादा होता है। क्यों है, ये कारण बताना है, ये हमें कारण बताना है। तो देखो अभी अभी हमने नियम पढ़ा है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन कंपैरिजन टू इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। मतलब अर्धपूर्ण या पूर्ण भरे हुए कक्षक अधिक अस्थायी होते हैं किसकी अपेक्षा, अपूर्ण भरे हुए कक्षकों की अपेक्षा। ठीक है बेटे। अब देखो इसी प्रकार फास्फोरस की प्रथम आयनन ऊर्जा सल्फर की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक है। जो फास्फोरस है, फास्फोरस की आयनन ऊर्जा सल्फर की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक है। व्याख्या करेंगे, देखिए हम कहेंगे नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 है। इनमें p उपकोष आधे भरे हुए हैं। क्या है p उपकोष, आधे भरे हुए हैं, जो कि एक अस्थायी व्यवस्था है। ठीक है ना। इसलिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की आयनन ऊर्जा आशा से अधिक है। आयनन ऊर्जा के सामान्य नियम के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्न प्रकार हैं। मेटल है, कोई गैसीय फॉर्म में है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाता है इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद, ये भी गैसीय स्टेट में रहता है। तो हम क्या कहेंगे, किसी तत्व की आयनन ऊर्जा जितनी कम होगी, ठीक है, उतनी ही सरलता से वह तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। उतनी ही सरलता से क्या कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। अतः इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होगी, अर्थात इसका धात्विक लक्षण उतना ही अधिक होगा। भाई जितनी तेजी से कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसका धात्विक गुण उतना ही ज्यादा होगा। ये तो सब सिंपल सी बात है। अतः धात्विक लक्षण किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जाएंगे तो प्रभावी नाभिक या आवेश का मान कम हो जाएगा, ठीक है ना, और वर्ग की संख्या समान रहेगी। समान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी। कोषों की संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभिक आवेश का मान घटता जाएगा, और प्रभावी नाभिक आवेश का मान घटता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की जो संभावना है वो अधिक हो जाएगी। अर्थात कम ऊर्जा देकर के ही इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। तो ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रकृति क्या हो जाएगी, बताओ, बढ़ जाएगी, क्योंकि आसानी से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ, और बाएं से दाएं चलते हैं तो धात्विक प्रकृति घट जाएगी। क्यों? क्योंकि आवर्तों की संख्या समान रहेगी तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रम के अनुसार बढ़ती जाएगी, जिससे प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ जाएगा। प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ जाने पर त्रिज्या या बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन नाभिक के थोड़ा नजदीक आ जाएंगे। नजदीक आ जाएंगे तो वो मजबूती से बंध जाएंगे, और मजबूती से बन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। बताओ जरा, समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसलिए आसानी से तो नहीं निकल पाने का इलेक्ट्रॉन,
जब आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा तो धात्विक गुण घट रहा है, इसका मतलब। ठीक है, अब देखिए इसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होगी, अर्थात आयनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति भी उतनी ही अधिक होगी, आयनिक बंध उतना ही ज्यादा बनेगा। अतः धातुओं के जो क्या है, आयनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है, आयनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति बाएं से दाएं जाने पर घटती है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। क्लियर होगी बात। अब लो एक कॉपी दे दो, थोड़ी सी बात मैं समझा दूं आपको। गर्मी बहुत है। देखिए आप लोग कह रहे हैं कि जो ये होता है इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड होता है, ये एस ऑर्बिटल की बात करते हैं और ये हम पी ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो इसमें ये तो है हाफ फील्ड। कैसे हैं? इस प्रकार से जो भरे हुए होते हैं ये होते हैं हाफ फील्ड, मतलब अर्धपूर्ण। ठीक है बेटे। अब एस ऑर्बिटल में यदि इलेक्ट्रॉन इस तरह भरे हुए हैं तो इसको फुल्ली फील्ड मतलब पूर्ण भरे हुए कक्षक कहेंगे। ठीक है ना। तो हम जो बात कर रहे हैं इन दोनों की बात कर रहे हैं इनकी। तो जो इस प्रकार से भरे हुए हमारे कक्षक होते हैं ये अर्धपूर्ण या पूर्ण, ये मोर स्टेबल होते हैं। अगर इन दोनों की कंपैरिजन करें तो ये फुल्ली फील्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आई बात? किसकी अपेक्षा? अर्धपूर्ण वाले की। और यदि आपके पास ऑर्बिटल इस प्रकार से आ जाए तो ये क्या है? ये अपूर्ण है। कैसा है? अपूर्ण, जो कि लेस स्टेबल होता है। ठीक है। तो जो लेस स्टेबल होते हैं इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, कम एनर्जी देकर के ही इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। लेकिन इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसलिए ज्यादा स्टेबिलिटी वाले के यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ही एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब कहने का क्या है, अब कहानी रूप में आप इसको ले सकते हैं समझने के लिए कि जो घर कमजोर होते हैं, खोखले होते हैं, उनमें किसी को भी थप्पड़ मार सकते हो आप और किसी को भी चलता कर सकते हो। तो ये लेस स्टेबल वाले में ही घर हैं, कमजोर घर हैं। तो इनको क्या कर सकते हैं आप, किसी को भी थप्पड़ मार दिया और किसी को भी यहाँ से चलता कर दिया, कम एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। समझ गए। लेकिन एक घर ऐसा है कि वो मजबूती वाला है। ठीक है। उसके किसी के थप्पड़ मार के हल्का सा तुम उसे चलता कर सकते हो, पता है ही सारे के सारे तुम मंड जाएंगे तो स्टार्ट कर देंगे लट मारना, तो रास्ता नहीं मिलने का। ठीक है ना। तो मतलब कहने का क्या है, जीने नहीं देने के, क्योंकि ये मजबूत घर है। मजबूत घर के किसी भी सदस्य को आप छेड़ नहीं सकते। तो इसलिए अगर छेड़ना पड़ गया उस सदस्य को, किसी मजबूत घर के सदस्य को छेड़ना पड़ गया, मारना पीटना पड़ गया, तो उसके लिए खुद के पास क्या होना चाहिए, उससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, इससे ज्यादा पावरफुल हमें होना चाहिए। तब जाके हम इसके व्यक्ति को छेड़ सकते हैं, इसको पीट सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, इसको भगा सकते हैं। लेकिन आसानी से नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टेबल है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आसानी से नहीं निकलेगा क्योंकि ये स्टेबल है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमने बात बताई अर्धपूर्ण, पूर्ण और अपूर्ण भरे हुए कक्षकों की, क्योंकि इसी पे आपका क्वेश्चन भी आया है। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। पीछे मैंने बताया कि एक एल्यूमिनियम है, एक कौन है बताओ, एक कौन है? नाइट्रोजन है या मैग्नीशियम है। तो आप बात करते हैं किसकी, कि मैग्नीशियम है, एक एल्यूमिनियम है, दोनों की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? तो आप लोग देखिए 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, इसमें 3s हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ एल्यूमिनियम है, इसका 13 नंबर होता है, इसका 12 नंबर होता है। इसका करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p बताओ 1,
भाई 2 4 6 10 हो गए, 12 और 1 13। तो यहाँ लास्ट का एंटरिंग इलेक्ट्रॉन 3p1 है, एक इलेक्ट्रॉन ही तो है इसमें, तो ये तो अपूर्ण है। और ये कैसा है, ये स्टेबल है, ये पूर्ण भरा हुआ है। तो ज्यादा ताकत किसको निकालने में लगेगी, इसको या इसको? तो Mg के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए Mg की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा देन कंपेरिजन टू एल्यूमिनियम। ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आता नहीं है आपसे? अच्छा, ये तो फिर आपको वीडियो देखनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें आप ढूंढिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या आप-बाऊ प्रिंसिपल। तो आप-बाऊ प्रिंसिपल को आप लोग देख लीजिए, ये सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भाई ये वीडियो आपकी यहाँ तक की कंप्लीट होगी है, अब आगे चलते हैं। लो पकड़ो। अब आता है इलेक्ट्रॉन लब्धि तथा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी अथवा इलेक्ट्रॉन बंधुता, इन नामों से इनको जाना जाता है। हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। अंग्रेजी में हम इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं। किसके? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से हम इसको जानते हैं। बताओ बेटे, समझ में आई क्या? ठीक है। सेम जैसे आपने अभी पढ़ा है आयनन ऊर्जा वाला टॉपिक, ये उसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। वहां तो हम क्या कर रहे थे, ये परमाणु है, परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे थे और एनर्जी दे रहे थे। यहाँ क्या है, बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कोश में, अंतरावकाश है ये क्या है, अंतरावकाश। अंतरावकाश से इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कोश में एंटर कराना है। एंटर जैसे ही करेगा तुरंत यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी वही इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। क्लियर? अब देखिए क्या कहेंगे, किसी उदासीन विलग गैसीय परमाणु, मतलब आइसोलेटेड गैसियस एटम, मैंने कहा जो किसी के साथ बंध नहीं बनाता, ठीक है ना, के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डालने पर निर्मुक्त होने वाली ऊर्जा को या बाहर निकलने वाली ऊर्जा को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। पता ये रहा, इतनी बात समझ में आई क्या? भाई क्या कहा है, दोबारा से समझिए। किसी विलग गैसीय परमाणु के अंतरावकाश से बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वही उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता को इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। किसमें? किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। तथा इसे EA, जैसे उसे IE1 कह रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो इलेक्ट्रॉन क्या कह रहे थे, उसको क्या कह रहे थे जो पहले आई थी, उसको बेटे IE1 मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, IE2 आयोनाइजेशन एनर्जी 2, IE3 आयोनाइजेशन एनर्जी तृतीय, थर्ड, ठीक है। अब इसी प्रकार इसको EA अथवा A के द्वारा व्यक्त करते हैं, मतलब E से इलेक्ट्रॉन, A से एफिनिटी। तो हमने क्या कहा, कोई उदाहरण ले लिया, A, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया, और जो डेल्टा H का मान है वो निगेटिव का होगा, इसमें क्या होगा, निगेटिव का, ठीक है, माइनस में होगी EA1, मतलब ऊर्जा देनी पड़ रही है। अब देखिए ये ऊर्जा निकलती है इसमें तो प्लस होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? अच्छा, निकल रही है तो यहाँ सॉरी, कुल ऊर्जा तो माइनस की होगी ना, जब ऊर्जा निकलगी तो कुल ऊर्जा में तो कमी होगी सिस्टम की, वो है बात। अब देखिए क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोरीन के ऊपर आ गया माइनस चार्ज, कैसा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज, तो क्लोरीन की खुद की ऊर्जा में क्या हो गई, कमी होगी, कितने की, -3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कमी हो गई। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ऊर्जा तो निकल रही है ना सिस्टम में से, इसलिए कमी हो गई। अब आप कह रहे हैं अतः क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि EA का वैल्यू जो है वो 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, माइनस के, किसके, माइनस के। कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर क्या कहोगे, उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके
ऋणायन बनाने में जितनी अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ही अधिक होती है। समझ में आई बात? दोबारा समझो। उदासीन परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने में जितनी अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जितनी अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ही अधिक होती है। किसी उदासीन गैसीय परमाणु में पहला अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा जो निकलती है उसको कहते हैं निर्मुक्त ऊर्जा। निर्मुक्त ऊर्जा को उस तत्व की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर दी गई ऊर्जा, दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल लेंगे तो ऊर्जा दी जाएगी। पहले ऊर्जा निकल रही थी, अब इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ऊर्जा भी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन एक लेने के बाद, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एनायन बन गया, वो एटम उदासीन नहीं रहा, वो ऋणायन बन गया। ऋणायन पे भी माइनस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज का क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है। तो माइनस चार्ज को आने नहीं देता, इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देता। तो फिर क्या होता है? हमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ऊर्जा भी देनी पड़ती है। तो हमने कहा द्वितीय और तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है उसकी, जो दूसरे और तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ ऊर्जा दी जाती है। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे? प्रथम, द्वितीय और तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता को क्रम से EA1, EA2 और EA3 से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर होगी बात? आगे देख लीजिए भाई, यहीं तक रहने दो आज। ठीक है, बाकी कल समझाएंगे। धन्यवाद।